राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है के नारे से होते हुए प्रधानमंत्री बने वीपी सिंह क्या सच में अयोध्या मसले को सुलझाने के बहुत करीब पहुंच गए थे? क्या मुलायम सिंह यादव और वीपी सिंह के झगड़े ने इसमें इतनी रुकावट पैदा की कि बनती बात भी नहीं बन पाई? वीपी सिंह ने अयोध्या पर कौन सा अध्यादेश लागू करने के बाद अचानक वापस ले लिया और अयोध्या में गोलियां चली और उनकी सरकार तक चली गई? ये सब आपको बताएंगे। नमस्ते, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं अयोध्या आंदोलन से जुड़ी हमारी खास सीरीज, जिसमें हम अयोध्या मसले से जुड़े कई अनसुने किस्से आपको बताएंगे। वह एक किताब जिसका नाम है युद्ध में अयोध्या। किताब के लेखक हैं TV9 नेटवर्क के न्यूज डायरेक्टर हेमंत शर्मा। 27-28 जनवरी 1990 प्रयागराज में संगम किनारे विहिप समर्थक संतों का एक सम्मेलन हुआ। इसमें अयोध्या मंदिर निर्माण के लिए 14 फरवरी से कार सेवा का ऐलान हुआ। ऐलान ने केंद्र सरकार को चिंता में डाल दिया। देश के प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने संतों के साथ एक मीटिंग रखी। वीपी सिंह के अलावा इस मीटिंग में महंत वैद्यनाथ, महंत नृत्य गोपाल दास, अशोक सिंघल, पूर्व न्यायाधीश देवकी नंदन अग्रवाल, विष्णु हरि डालमिया, एस.सी. दीक्षित, गुगानमल लोढ़ा थे। विहिप के नेता बातचीत के दौरान कार सेवा करने के अपने ऐलान पर अड़े रहे। वीपी सिंह ने निवेदन किया, बोले पहले आप लोग कार सेवा की तारीख टालिए, उसके बाद एक कमेटी बनाई जाए जो आपस में संवाद कायम करे। खैर, बीच का रास्ता निकला और रामचंद्र परमहंस ने सभी को पीएम को कुछ और वक्त देने के लिए तैयार कर लिया। वीपी सिंह को 4 महीने का वक्त दिया गया। एक तरह से वीपी सिंह की मंदिर मसले पर पहली जीत थी। पर यही एंट्री होती है उस वक्त के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की, जो एक ऐसा फैसला करते हैं कि वीपी सिंह की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। दरअसल मुलायम ने उन्हीं संतों को गिरफ्तार करवा दिया जिनसे वीपी आश्वासन लिए बैठे थे। बड़ी मशक्कत के बाद वीपी ने इन संतों को खुद प्रयास कर छुड़वाया। खैर, वीपी ने इसके बाद दोनों पक्षों से बात करने के लिए कमेटी बना दी। वीपी सरकार में मंत्री मधु दंडवते, जॉर्ज फर्नांडिस और मुलायम सरकार में स्वास्थ्य मंत्री मुख्तार अनीस इसके सदस्य थे। वीपी सिंह का कहना था कि उन्होंने जानबूझकर इस कमेटी में मुलायम सिंह यादव और गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद को नहीं रखा, क्योंकि उनको लगता था कि अगर ये दोनों संवाद में उलझ गए तो अंतिम फैसला कौन लेगा। पर यही बात मुलायम सिंह यादव को बहुत चुभ गई। उन्होंने इसको अपने खिलाफ साजिश समझा और वीपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उनको लगता था कि वीपी उनको किनारे कर इस मामले में इसलिए फैसले ले रहे हैं ताकि मुलायम सरकार गिराने में आसानी हो। किताब के मुताबिक मुलायम सिंह को लगता था कि वीपी सिंह हर रोज उनके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, साधु संतों को बुला उनके खिलाफ भड़का रहे हैं, जबकि वीपी सिंह के ऊपर बीजेपी लगातार दबाव बना रही थी, जिसके समर्थन से सरकार चल रही थी। वीपी जानते थे कि टकराव से इस मामले का हल नहीं निकलेगा, लेकिन माहौल जस का तस रहा तो सरकार चलानी मुश्किल होगी। इससे हुआ ये कि वीपी जितना बातचीत आगे बढ़ाते रहे, मुलायम उतना ही बाबरी समर्थक पाले में जाते रहे। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के 3 संयोजकों में से एक आजम खान को उन्होंने राज्य सरकार में मंत्री बनाया, दूसरे थे शफीकुर रहमान बर्ग जिनको उन्होंने अपनी पार्टी से सांसद बनवाया और तीसरे जफरयाब जिलानी जिन्हें कानूनी सलाह के लिए उन्होंने अपने साथ रखा। विश्वनाथ प्रताप सिंह के साथ इस शीत युद्ध में मुलायम सिंह यादव की पीठ पर हाथ चंद्रशेखर का था, जो प्रधानमंत्री पद की दौड़ में पिछड़ गए थे। चंद्रशेखर खरी खरी कहने वाले समाजवादी नेता थे, पर वीपी सिंह से उनकी कभी नहीं बनी। किताब के मुताबिक मुलायम सिंह यादव के बाबरी समर्थक स्टैंड से उत्तर प्रदेश का मजहबी ध्रुवीकरण तेज होता गया। समाज मंदिर और मस्जिद बंट गया, स्थिति बिगड़ती चली गई। एक बार रास्ता निकालने के लिए बीजेपी की सहमति से केंद्र सरकार ने अयोध्या की विवादित जमीन के अधिग्रहण का अध्यादेश लागू किया, तो मुख्यमंत्री के तौर पर मुलायम सिंह यादव ने ऐलान किया कि वे इसे लागू नहीं होने देंगे। अविश्वास और संवादहीनता दोनों में इस हद तक थी। इस बीच वीपी सिंह ने दस्तावेज देखे तो उनको पता चला कि राजीव गांधी के समय हुआ शिलान्यास गैर कानूनी ढंग से हुआ है। इससे पहले विहिप इस बात से बिदक चुकी थी कि वो कोर्ट का फैसला जो होगा उसे नहीं मानेगी। वीपी सिंह का कहना था कि इस दौरान विहिप ने उनको 4 महीने का वक्त दिया, मगर देश का माहौल गरमाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये सब चल ही रहा था कि विवाद के ठीक बीच में कूद पड़े द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती। किताब के मुताबिक स्वरूपानंद जी की पृष्ठभूमि कांग्रेसी थी। वे विश्व हिंदू परिषद के आयोजनों के शुरू से ही खिलाफ रहते थे। उन्होंने ये कहकर सबको चौंका दिया था कि परिषद ने जो शिलान्यास कराया है वो अशुभ मुहूर्त में था, इसलिए शास्त्रों के प्रावधानों के मुताबिक वे फिर से शिलान्यास करेंगे।
अयोध्या में एक और शिलान्यास का प्रबंध हुआ। मगर 30 अप्रैल को फैजाबाद जाते हुए शंकराचार्य स्वरूपानंद को मुलायम सिंह यादव ने गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ में गिरफ्तार कर शंकराचार्य को चुनार के किले में नजरबंद किया गया। मंदिर आंदोलन में किसी शंकराचार्य की यह पहली गिरफ्तारी थी। इस फैसले में जोखिम था, पर मुलायम सिंह सरकार ने अपने नफा नुकसान का हिसाब लगाकर ही ऐसा किया था। इस गिरफ्तारी से मुलायम सिंह यादव रातों रात धर्मनिरपेक्षता के नए चैंपियन बन गए। पर मुलायम कोई छोटी बाजी नहीं खेल रहे थे। उन्होंने बाद में 7 मई को शिलान्यास के लिए शंकराचार्य और उनके अनुयायियों को जाने दिया। ऐसा होने से विश्व हिंदू परिषद का एकाधिकार कमजोर होता था। माने मुलायम एक तीर से कई निशाने साध रहे थे। खैर, इन सब वाकयों के बीच वीपी सिंह को मिला 4 महीने का वक्त खत्म हो रहा था। कुछ ठोस अब तक नहीं हो पाया था। इसी बीच लाल कृष्ण आडवाणी ने 25 सितंबर को गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या तक की रथ यात्रा शुरू कर दी। ये 30 अक्टूबर को अयोध्या पहुंचनी थी, जब से कार सेवा शुरू होनी थी। इस यात्रा को इतना समर्थन मिला कि मुलायम से लेकर वीपी सिंह के माथे की लकीरें खींचने लगीं। रथ को करीब आता देख अंतिम क्षणों में टकराव टालने के लिए प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने 18 अक्टूबर को मुस्लिम नेताओं और विश्व हिंदू परिषद के साथ फिर चर्चा शुरू की। तय हुआ कि विवादित इमारत के चारों ओर 30 फीट जमीन छोड़ सरकार बाकी सभी जमीनों को अधिग्रहण कर ले। बाद में इन जमीनों को उस ट्रस्ट को सौंपे जिसे मंदिर बनवाना हो। सरकार एक अध्यादेश के लिए तैयार हो गई। अध्यादेश के मुताबिक गर्भगृह यानी विवादित ढांचे को छोड़कर सरकार पूरी जमीन राम जन्मभूमि न्यास को सौंपेगी। अध्यादेश तैयार भी हो गया। मगर 19 अक्टूबर को वीपी फिर पलट गए। उन पर मुस्लिम संगठनों का दबाव आ गया था। मुलायम सिंह भी बगावत पर उतर आए थे। ऐसे में पीएम ने कहा कि सिर्फ विवादित ढांचा नहीं बल्कि विवादित जमीन भी सरकार के पास होनी चाहिए। खैर, 20 अक्टूबर को एक और अध्यादेश की जानकारी मीडिया के सामने आई। इसमें 3 सूत्र थे। 1, सरकार विवादित स्थान और आसपास की जमीन का अधिग्रहण करेगी। 2, इसमें से विवादित ढांचे और उसके चारों तरफ 30 फीट जमीन छोड़कर अधिग्रहित जमीन राम जन्मभूमि न्यास को सौंपी जाएगी। 3, वहां कभी मंदिर था या नहीं, ये रहस्य सुलझाने का काम संविधान की धारा 143A के तहत सुप्रीम कोर्ट को सौंपा जाएगा। इस फॉर्मूले पर मिली जुली प्रतिक्रिया हुई, पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने धमकी दी कि वे इस अध्यादेश को उत्तर प्रदेश में लागू नहीं होने देंगे। 20 अक्टूबर की रात में अध्यादेश लागू हुआ। फैजाबाद के कमिश्नर मधुकर गुप्ता ने अधिग्रहित जमीन पर कब्जा भी ले लिया, लेकिन 22 अक्टूबर 1990 को अध्यादेश यकायक वापस ले लिया गया, मुलायम सिंह यादव और दूसरे मुस्लिम संगठनों के दबाव में। फिर वीपी सिंह ने कुछ ऐसा किया जिससे एक तीर से कई निशाने सध गए, मगर मामले में समझौता लटका रह गया। पर्दे के पीछे की पूरी कहानी बता रहे हैं TV9 के न्यूज डायरेक्टर हेमंत शर्मा। दरअसल यह राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई थी। मुलायम सिंह यादव और विश्वनाथ प्रताप सिंह में सेकुलरिज्म का चैंपियन कौन हो, इस होड़ ने इस मामले को और उलझा दिया। मुझे अरुण नेहरू ने बताया कि जब सेकुलरिज्म की पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी मुलायम सिंह की तरफ खिसकती नजर आई, मुसलमानों के स्वाभाविक नेता मुलायम सिंह होते नजर आए राम जन्मभूमि आंदोलन की मुखालफत की वजह से, तो विश्वनाथ प्रताप सिंह ने संदेश भेजकर लालू प्रसाद यादव से लाल कृष्ण आडवाणी को बिहार में ही गिरफ्तार करवा दिया, ताकि उत्तर प्रदेश में आडवाणी की गिरफ्तारी से मुलायम सिंह ज़्यादा बड़े नेता न बन जाए। मुलायम आडवाणी को गिरफ्तार नहीं कर पाए थे। वो सेकुलरिज्म चैंपियन वाली रेस में पिछड़ गए थे, जिसके बाद देश ने 30 अक्टूबर और 2 नवंबर पर कार सेवकों पर गोली चलती देखी और हफ्ते भर बाद 10 नवंबर 1990 को वीपी सिंह सरकार जाते देखा। इससे गोली कांड के बाद बीजेपी ने समर्थन वापस ले लिया था। जाते जाते वीपी सिंह की कही वो बात सुनते जाइए जिस पर वो अंतिम दिनों तक सफाई देते रहे। जब बीजेपी नेताओं ने यह सवाल खड़ा किया कि आप सार्वजनिक रूप से मंदिर का विरोध करते हैं, हम आपके साथ चुनाव कैसे लड़ें, तो उन्होंने कहा कि अरे भाई, वहाँ मस्जिद है कहाँ, वो तो मंदिर है, वहाँ पूजा पाठ चल रहा है और वो इमारत इतनी कमज़ोर है कि उसे अगर कोई धक्का दे दे तो भी गिर जाएगी। बाद में विश्वनाथ प्रताप सिंह के इस उद्गार को इंडियन एक्सप्रेस में अरुण शौरी ने छापा। विश्वनाथ प्रताप सिंह की बड़ी थूथू हुई और वो जीवन भर इस बात की सफाई देते रहे कि उन्होंने कभी कुछ ऐसा नहीं कहा।